हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड रिसर्च इन एजुकेशन में उसका पार्ट ए ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। इस समय हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 का पार्ट बी। एंड पार्ट बी भी ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला है। पार्ट बी में ही आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है टूल्स ऑफ रिसर्च। टूल्स ऑफ रिसर्च में हमने वैलिडिटी कंप्लीट कर ली है और आज की वीडियो में हमारा फोकस पॉइंट होगा रिलायबिलिटी के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि रिलायबिलिटी क्या है और टेस्ट में क्यों ज़रूरी होती है, एक टूल में क्यों रिलायबिलिटी ज़रूरी होती है। तो बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि रिलायबिलिटी क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जो ये मैंने रेड से मार्क करके लिखा हुआ है, ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आप की पॉइंट्स कह सकते हैं, जो कि रिलायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम इन की पॉइंट्स के थ्रू जानते हैं कि रिलायबिलिटी क्या है। और आप पहचान भी सकते हैं, यहाँ पे प्रिसिशन, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी जैसे वर्ड्स मिले तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे रिलायबिलिटी की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट है, रिलायबिलिटी रिफर्स टू द प्रिसिशन, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द स्कोर। यानी कि जो आपकी रिलायबिलिटी है, जो भी हम टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट में प्रिसिशन होना चाहिए, यानी कि शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी का मतलब भी शुद्धता ही है ना, उसमें प्रिसिशन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब प्रिसिशन और एक्यूरेसी का यहाँ पे मतलब ये है कि सपोज कि आपने एक टेस्ट बनाया और उस टेस्ट को स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई किया है ना, या जो भी आपका सैंपल है आपने उस सैंपल के ऊपर इसको दिया है ना। तो बेसिकली जो हमारे टूल्स ऑफ रिसर्च हैं, टूल्स ऑफ रिसर्च टेस्ट में हम ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं जब हम टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लूँगी स्टूडेंट्स का कि सपोज कि आपने एक टेस्ट बनाया, अचीवमेंट टेस्ट भी हो सकता है, कोई भी टेस्ट हो सकता है, मैं अचीवमेंट टेस्ट की बात करती हूँ कि आपने अचीवमेंट टेस्ट बनाया और आपने बच्चों पर अप्लाई किया। अब सपोज कि आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, अब आपने वो टेस्ट 10 बच्चों के ऊपर अप्लाई किया, तो अब होगा क्या कि सपोज आज आपने बच्चे का कोई टेस्ट लिया तो उसके स्कोर 20 में से 15 आए। ठीक है, और आप दोबारा जब वही सेम टेस्ट फिर बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अब फिर से बच्चे के 15 या 16 या 14 इस तरीके के मार्क्स आए, यानी 15 के आसपास ही मार्क्स आए या एग्जैक्ट 15 मार्क्स आए, है ना। यानी कि जो आपका ये 15 का स्कोर है इसी के आसपास मार्क्स रहने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ना इससे बहुत हाई होने चाहिए, ना इससे बहुत लो होने चाहिए। यानी कि जो भी स्कोर्स आ रहा है उस स्कोर में प्रिसिशन होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि जो आपने टेस्ट बनाया है वो रिलायबल है। सपोज कि यहाँ पे बच्चे का स्कोर आसपास ही आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो आपका टेस्ट है, यानी कि जो बच्चे के स्कोर हैं, बच्चे के जो स्कोर है वो रिलायबल स्कोर है, वो विश्वसनीय स्कोर हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपने टेस्ट बनाया है वो भी क्या है, रिलायबल है। सपोज आपने एक टेस्ट बनाया और आपने बच्चों पे अप्लाई किया, आज बच्चों का स्कोर आया है 15 और फिर आप कुछ दिन के बाद टेस्ट लेते हैं तो बच्चे का स्कोर आ जाता है 20 आउट ऑफ 20। तो इतना वेरिएशन अगर जो आता है आपके स्कोर्स में तो वहाँ पे जो आपका टेस्ट है वो रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बात यही करती है कि जो भी आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिलायबिलिटी। देन आपका रिफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर। रिलायबिलिटी में स्कोर्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज बच्चे का स्कोर आया है 15, आप कल टेस्ट ले रहे हो तो बच्चे का स्कोर आ जाए 20, तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखेगा, यानी कि एरर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन है आपका रिलायबिलिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलायबिलिटी क्या है, सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट है। इसको सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो रिलायबिलिटी का स्कोर आता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। रिलायबिलिटी हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि रिलायबिलिटी क्या है, सेल्फ स्कोर ऑफ द कोरिलेशन है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ऑफ द एरर ऑफ स्कोर्स।
ये इसका यहाँ पे ये मतलब है कि अगर जो आपके स्कोर में ज़्यादा एरर है तो आपकी रिलायबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। स्कोर में एरर्स कम होंगे, है ना, यानी कि साइज ऑफ द स्कोर एरर्स कम होगा तो जो आपकी रिलायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे साइज ऑफ द स्कोर्स का यही मतलब है, यानी कि जो आपका साइज एरर स्कोर है अगर जो वो ज़्यादा होगा तो जो आपकी रिलायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। देन अगर जो आपका एरर ऑफ स्कोर्स कम होगा तो आपकी रिलायबिलिटी हाई हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, रीजनिंग एंड एसर्शन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको एक क्लॉक का एग्जांपल दिया है। तो एक क्लॉक है, क्लॉक हमें क्या बताती है, टाइम बताती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लॉक है वो वैलिड है, ठीक है। अब सपोज कि ये हमें टाइम बता रही है, अभी 12 बजा, फिर 1 बजा, फिर 3 बजा, फिर 4 बजा, लेकिन हमेशा ये हमें करेक्ट टाइम बता रही है, एक जैसा टाइम बताती आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो जो हमारी क्लॉक है वो वैलिड भी है और रिलायबल भी है, क्योंकि जो इसके टाइम में क्या है, कंसिस्टेंसी है, वेरिएशन नहीं है ना। तो ये होता है आपका रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, यानी जब हम कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तब हम कौन से टाइप्स का यूज़ करते हैं, और जब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तब हम कौन से टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी की, तब हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं और पैरेलल और इक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ मेथड्स का यूज़ करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि इसी चार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए हम कौन से रिलायबिलिटी के टाइप्स यूज़ करेंगे, इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए हम कौन से टाइप्स यूज़ करेंगे। तो आपको ये चार्ट याद रखना है। जब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी की, तब हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड, पैरेलल और इक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ मेथड्स का यूज़ करेंगे। जब हम बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी की, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी में हम स्प्लिट हाफ मेथड, कुडर रिचर्डसन मेथड, और कुडर रिचर्डसन मेथड में भी आपके दो हैं, KR20 एंड KR21। KR21 KR20 का रिवाइज फॉर्म है। देन हम यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ क्रॉनबैक अल्फा। तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी का। जब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी की, तब हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड और पैरेलल और इक्विवेलेंस फॉर्म मेथड का यूज़ करेंगे। जब हम बात करेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी की, तब हम यूज़ करेंगे स्प्लिट हाफ मेथड, कुडर रिचर्डसन का KR20 एंड KR21 एंड यूज़ ऑफ क्रॉनबैक अल्फा। तो आगे की वीडियो में मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी कि ये मतलब टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या होता है, पैरेलल इक्विवेलेंट में क्या होता है, स्प्लिट हाफ में क्या होता है, और इन रिलायबिलिटीज़ को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में अप्लाइड फॉर्म आता है तो आपको अप्लाइड फॉर्म पता होना चाहिए कि कौन से रिलायबिलिटी का यूज़ हम कब करेंगे, कौन सी रिलायबिलिटी पावर टेस्ट में यूज़ होती है, कौन सी स्पीड टेस्ट में यूज़ होती है, किस में आइटम्स होमोजीनियस होने चाहिए, किस में आइटम्स हेट्रोजीनियस होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आगे की लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज आपको टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी ईजिली समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से नेट के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।